मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये जो टर्म्स मैं आज कराने वाली हूँ इस वीडियो में, ये पूरे मैक्रो में टर्म्स यूज की गई हैं, आपने बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप ये टर्म्स इस वीडियो में समझ लेंगे तो आपको पूरी मैक्रो में दिक्कत नहीं आएगी। ये चैप्टर मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया है। पार्ट 1 हाफ चैप्टर, पार्ट 2 सेकेंड हाफ चैप्टर एंड पार्ट 3 विल कंप्राइज ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। आई एम श्योर आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है, आप ये तीनों वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिए, आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। एंड एक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक छोटा एस्पेक्ट मैंने कवर करा हुआ है, सो आई एम श्योर यू डोंट नीड टू गेट योर बुक्स ओवर हियर। ओके, सेकंड थिंग, जिसने चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा है, चैप्टर 1 की रिवीजन, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो। उसके बाद किसी को डाउट होता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फॉर एनी डाउट्स, ओके, एंड फॉर नोट्स एज वेल। आई विल बी अपलोडिंग माय नोट्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करूंगी। लिंक तीनों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज go and join that channel. All right, and do not forget to like my video, subscribe, share, comment, and yes, do not forget to ring the bell icon for more such coming videos. Okay, so let's get started with this. आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो आज हम टर्म्स पढ़ेंगे वो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज की गई है और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स उसी पे डिपेंड करती है। अगर आप ये टर्म्स अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई डाउट्स नहीं आने वाले पूरे मैक्रो में। ऑलराइट, जो फर्स्ट टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब आप बोलोगे डोमेस्टिक टेरिटरी तो हमारा इंडिया होगा, हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। यू आर करेक्ट, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है हमारी कंट्री में ना होने के बावजूद हमारी टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होगा? जो मैप्स की बाउंड्रीज आपने पढ़ी है वो आ गया पॉलिटिकल फ्रंटियर में। जो हमारा मैप है, मैप की जो बाउंड्रीज है उतना पोर्शन हमारी टेरिटरी का आ गया। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो हमारी टेरिटरी में ना होने के बावजूद, हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर में ना होने के बावजूद हमारी कंट्री का पार्ट है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेट्स सी व्हाट आर दोस थिंग्स। ठीक है, अब शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। कोई भी शिप, ठीक है, कोई भी एयरक्राफ्ट जिसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है या ओन कर रहा है, ठीक है, किसी और कंट्री में, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया का प्लेन है एंड इट इज ऑपरेटेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया। ठीक है, वो रशिया में भी खड़ा, और अगर एयर इंडिया का प्लेन है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि एयर इंडिया इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। एयर इंडिया इंडियन कंपनी है। ठीक है, समझ आया? कोई भी फिशिंग वेसल, कोई भी ऑयल और नेचुरल गैस रिग, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो रेजिडेंट्स, हमारे रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, जहां पे उनके पास पूरा राइट है उसे ऑपरेट करने का, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। ठीक है, कोई भी एम्बेसीज, कोई भी कंसुलेट्स, कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारी कंट्री की अब्रॉड में लोकेटेड है, वो भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन जापान is the domestic territory of India. It is not the domestic territory of Japan. Indian consulates, okay, consulates क्या होता है? It is a institute या एक official members है जिनको अब्रॉड भेजा जाता है टू लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। जो बाहर चल रही हैं चीजें हमारी कंट्री से रिलेटेड, हमारी कंट्री का क्या इंटरेस्ट है बाहर, वो सब चेक करने के लिए कॉन्सुलेट्स को बाहर भेजा जाता है। ठीक है, तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारी कंट्री की अगर किसी और कंट्री में लोकेटेड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन टेरिटरी।
ठीक है, इट इंक्लूड्स व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। अब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता, नहीं आता, कोई भी एम्बेसी, कोई भी कॉन्सुलेट, कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो फॉरेन कंट्री की हमारी कंट्री में, फॉर एग्जांपल रशियन एम्बेसी अगर हमारी कंट्री में है तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो रशिया की टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वो हमारी बाउंड्रीज का पार्ट नहीं है, वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, सो इट डज नॉट कम अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। Okay, so let's read the definition. The political frontiers of the country. Political frontiers में क्या है, मैंने वही बताया जो मैप में आपने बाउंड्रीज पढ़ी है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, it includes ships and aircraft owned and operated by normal residents between 2 or more countries. Ships और aircraft हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट किया जा रहा है बाय आर नॉर्मल रेजिडेंट, देन इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। एग्जाम्पल, एयर इंडिया प्लेन विच इज ऑपरेटेड बिटवीन रशिया एंड जापान। इसके अलावा फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो हमारे रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स में एंड उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है वो करने का, ठीक है, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। लाइक फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर इज द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, इट आल्सो इंक्लूड इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारी कंट्री की अगर किसी और कंट्री में लोकेटेड है, अब्रॉड में लोकेटेड है, देन इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, व्हाट डज डोमेस्टिक टेरिटरी does not include, what it does not include, कोई कहीं ऐसी चीजें हैं जो हमारी कंट्री में लेकिन हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो चीजें क्या है, वो है दूसरी कंट्री की एम्बेसीज, दूसरी कंट्री की कॉन्सुलेट्स, दूसरी कंट्री की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी कंट्री में है, ये हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, सो द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द country, it also includes ships and aircraft owned and operated by normal resident between 2 or more countries. Example, Air India plane operated between Russia and Japan, fishing vessels, oil, natural gas tanks, floating platform operated by the resident in the international water where they have an exclusive rights of operation. Example, fisherman boat is operating boat, Indian fisherman is operating boat in the international waters of Indian oceans. Embassies, consulates, military establishment of a country located abroad. For example, Indian embassy in Russia is the part of our domestic territory. It does not include, now what it does not include, embassies, consulate, military establishment of a foreign country, international organizations like UNO, WHO, etc. located within the geographical boundaries of the country. ये हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है नॉर्मल रेजिडेंट। बहुत इजी है नॉर्मल रेजिडेंट, बहुत ध्यान से सुनिए नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन आता है, लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन आ सकता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ पर्सन ही आएगा, इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन हु रिजाइड्स इन द कंट्री, जो हमारी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अगर एक रेजिडेंट, एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री से रिलेटेड है, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल किसी कंट्री में रह रहे हैं और जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, समझ आया। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या क्या आता है, लेट्स सी। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में दो चीजें आती हैं कि फर्स्ट, जो रेजिडेंट है वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में रह रहा है, यू नो डोमेस्टिक टेरिटरी अभी हमने पढ़ लिया, जो रेजिडेंट है वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है, प्लस जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, जो भी पैसे अर्न कर रहा है, पैसे कमा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सब हमारी कंट्री में ही कर रहा है। जो बंदा अपनी कंट्री में रह रहा है प्लस अर्न भी वहीं से कर रहा है, स्पेंड भी वहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी वहीं कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में कहलाएगा। इज दैट क्लियर? An individual institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. Center of economic interest implies two things. The resident lives located in the domestic territory. The resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that country. ठीक है,
Now there are few things which are not included in the normal resident. कुछ ऐसी चीजें हैं जो normal resident में included नहीं है. Let's see what are those things which are not included in the normal resident. ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये normal resident में included नहीं है. Let's see what are these things. First thing, foreign tourist विजिटर्स जो हमारी कंट्री में विजिट कर रहे हैं रिक्रिएशन के लिए, हॉलीडेज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, स्टडी के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे. ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स जो हमारी कंट्री में विजिट कर रहे हैं फॉर रिक्रिएशन, फॉर हॉलीडेज, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस एंड सो ऑन, दोज पीपल आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, कोई भी फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, किसी भी एम्बेसी का फॉरेन स्टाफ या ऑफिशियल्स या डिप्लोमेट्स या मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ फॉरेन कंट्री, मतलब डिफेंस फोर्स की फॉरेन कंट्री के जो लोग हमारे यहाँ पे लोकेट हुए हैं, these are not the part of the normal resident. फिर से बता रही हूँ, फॉरेन स्टाफ किसी भी एम्बेसी का, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ foreign country located in a particular country is not the normal resident of that country. ठीक है, international organization UNO WHO they are not the normal resident of the country. ठीक है, employees जो है international organization के, उनको resident तभी माना जाएगा. Employees of international organization are considered as the resident of country from which they belong to. कोई भी जैसे UNO है, WHO है, अगर इनका कोई ऑफिशियल है वो अमेरिका से बिलोंग करता है तो ही इज द रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, और अगर वो इंडिया में काम कर रहा है देन ऑल्सो ही इज द रेजिडेंट ऑफ अमेरिका. फॉर एग्जाम्पल, WHO का ऑफिस है इंडिया में, उसमें एक अमेरिकन काम कर रहा है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी WHO, उसमें कर रहा है अमेरिकन काम. ठीक है, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, इंडिया का नहीं कहलाएगा. ठीक है, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच दे बिलोंग टू. एग्जांपल, एन अमेरिकन वर्किंग इन UNO ऑफिस इन इंडिया इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है, ये बहुत ध्यान से देखिए कि अगर एम्प्लॉय 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में तो वो नॉर्मल रेजिडेंट हमारी कंट्री का कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, UNO का ऑफिस है, उसमें एक फॉरेनर काम कर रहा है जो अमेरिका से आया है, वो अमेरिका का रेजिडेंट है. लेकिन अगर उसे काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा. इज दैट क्लियर? ओके. क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, फॉरेन वेसल का क्रू मेंबर, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स, ठीक है, जिनका स्टे 1 साल से कम है, ये सारे नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं है. क्लियर? बॉर्डर वर्कर्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में रहते हैं, ठीक है, बॉर्डर वर्कर्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास रहते हैं और रोज उन्हें बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है टू वर्क इन दी अदर कंट्री, देन दे विल बी गोइंग टू कंसिडर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री जिसमें वो रहते हैं. अगर इंडिया के बॉर्डर वर्कर्स हैं, ठीक है, बॉर्डर पे जो काम करते हैं इंडिया के, वो इंडिया में ही रहते हैं और वो XYZ कंट्री का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं वहां पे काम करने के लिए, तो वो इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएंगे, दूसरी XYZ कंट्री का रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे. आई होप दिस मच इज क्लियर. एक बार मैं फटाफट रीड करके आपको रिवाइज करवा देती हूँ. ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट में इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दोनों आते हैं जो एक कंट्री में रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री का होता है, तो वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे. इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 2 चीजें आती है. 2 चीजें क्या है कि एक तो रेजिडेंट वहीं का रहने वाला होना चाहिए और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं का होना चाहिए. इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो पैसे भी वहीं से कमा रहा है, स्पेंड भी वहीं से कर रहा है, एक्यूमुलेशन भी वहीं से कर रहा है. ठीक है, अब क्या क्या नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आता, लेट्स सी दैट. फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स जो हम किसी कंट्री में विजिट कर रहे हैं किसी पर्पज से, लाइक पढ़ने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए एंड सो, और वो नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं है. ठीक है, किसी भी एम्बेसी का फॉरेन स्टाफ, किसी भी एम्बेसी का ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स या मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द फॉरेन डिफेंस, ओके, फॉरेन कंट्री, तो वो जिस कंट्री में रहते या जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो उसी कंट्री के रेजिडेंट होंगे. जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO WHO दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट. उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपकी कंट्री में, और उस कंट्री में
फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लो, इंडिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, और उसमें एक बंदा काम कर रहा है जो अमेरिकन है, तो वो अमेरिका का रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। लेकिन अगर उसे 1 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। लेट्स रीड दिस। एम्प्लॉइज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच दे बिलोंग टू। एग्जाम्पल, एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका. Note, if the employees are working for more than a year in such international institution, then they became the normal resident of a country in which such institutions are located. ठीक है, उसके अलावा किसी भी फॉरेन वेसल्स का क्रू मेंबर, कमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर अगर 1 साल से कम इंडिया में रह रहे हैं या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, देन दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट। अगर उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, बॉर्डर वर्कर जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे रहते हैं, रोज बॉर्डर को क्रॉस करते हैं काम करने के लिए ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है, देन दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट of the country where they live, not where they're crossing the border, where they live. Clear? Not where they work. Okay? अब नेक्स्ट आता है आपका सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट भी है। बच्चे ऑफन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आई डोंट वांट यू गाइज टू बी कंफ्यूज, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। सिटीजनशिप की बात करें तो जो सिटीजनशिप है वो लीगल कंसेप्ट है, रेजिडेंटशिप जो है वो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब सिटीजनशिप लीगली देखा जाता है, रेजिडेंटशिप इकोनॉमिकली देखा जाता है। सिटीजनशिप की बात करें तो जहां पे आप बॉर्न हुए हो वहां के आप सिटीजन हो, प्लस यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। ठीक है, और सम कोई लीगल प्रोविजंस होते हैं, अगर आप उस लीगल प्रोविजन को फुलफिल करते हो तो आप उस कंट्री के सिटीजन बन सकते हो। ठीक है, अगर रेजिडेंट की देखे तो जहां पे बंदा अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो वहां का रेजिडेंट हुआ। ठीक है, मतलब इंडिया का सिटीजन है, अमेरिका में रह रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया अमेरिका में रहते हुए और वहीं पे काम कर रहा है, वहीं पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, देन ही इज द रेजिडेंट ऑफ अमेरिका एंड ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब एक बंदा किसी और कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है और दूसरी कंट्री का रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, इंडियन सिटीजन कैन अराइज इन 2 वेज। इंडिया में सिटीजन 2 तरीके से मिलती है। पहली बार, या तो आप इंडिया में ही बॉर्न हुए हो, व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप हो जाती है, और दूसरी, अगर पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं है, वो इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है, अब्रॉड कंट्री में बॉर्न हुआ है, तो वो इंडिया में आ सकता है और अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए, और इंडियन लॉ उनको अलाउ कर सकता है टू बी द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और अगर कोई इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट है किसी भी कंट्री का, ही ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर आपने किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बनना है तो आपको वहां पे 1 साल से ज्यादा रहना पड़ेगा, प्लस अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा, मतलब वहां पे ही अर्न करोगे, वहीं पे स्पेंड करोगे, वहीं पे एक्यूमुलेशन होगी। तो अगर रेजिडेंट बनने के लिए आपको एक कंट्री में रहना बहुत जरूरी है फॉर मोर देन अ ईयर। ठीक है, तो सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट है, रेजिडेंटशिप इकोनॉमिक कंसेप्ट है। सिटीजनशिप की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन or some legal provision allowing a person to become a citizen, और अगर रेजिडेंटशिप की बात करें it is based on the economic activities which is performed by the person. Indian citizen can arise in 2 ways. When a person is born in India, he acquires automatic citizenship of India. A person born outside India applies for citizenship and Indian law allows him to become the Indian citizen. ठीक है, और अगर रेजिडेंटशिप की बात करें तो इंडिविजुअल एक नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री का तब होगा वो जब 1 साल से ज्यादा वहां पे रह रहा होगा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री का होगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी, देयर इज द चाइनीज जो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है, सो ही इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बट वो सिटीजन नहीं बना इंडिया का, वो नॉर्मल रेजिडेंट है। सिटीजन बनने के लिए या तो उसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या फिर वो इंडिया में बॉर्न होता, लेकिन अभी तक उसने दोनों ही नहीं किए, तो वो सिटीजन अपनी कंट्री का है, चाइना का है, और रेजिडेंट हमारी कंट्री का है, इंडिया का है। ठीक है, NRI is a citizen of India but a resident of a country in which he lives. NRI that means non-resident of India. वो इंडिया में बॉर्न हुआ है, इंडिया का सिटीजन है, लेकिन अगर वो किसी और कंट्री में रहता है फॉर मोर देन 1 ईयर और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, देन ही विल बी द नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट द सिटीजन ऑफ इंडिया। देयरफॉर वी कैन से दैट जो पर्सन है वो एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है और साथ ही साथ दूसरी कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है। देयरफॉर a person can be a citizen of one country and at the same time a resident of another country. Clear?
नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस नेशनल प्रोडक्ट। बहुत इजी है, ध्यान से सुनिए। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी irrespective of the fact whether carried out by the resident or non-resident. इकोनॉमिक टेरिटरी मीन्स हमारी टेरिटरी, यू नो व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, हमने सबसे पहले वही पढ़ा है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में वो वाली प्रोडक्शन एक्टिविटी आ रही है, जो प्रोडक्शन यूनिट जो है हमारा वो इकोनॉमिक टेरिटरी में होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन यूनिट इकोनॉमिक टेरिटरी से बाहर है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। अगर प्रोडक्शन हो रही है तो वो हमारे जो भी प्रोडक्शन यूनिट में हो रही है वो प्रोडक्शन यूनिट हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में हो रही है, एंड नो मैटर कि उसको रेजिडेंट बना रहा है नॉन रेजिडेंट बना रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि वो जो प्रोडक्शन यूनिट है जहां प्रोडक्शन हो रही है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन दी इकोनॉमिक टेरिटरी irrespective of the fact whether carried by resident or non-resident। ठीक है। और अगर नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहीं पे भी प्रोड्यूस हो रहा है। इकोनॉमिक टेरिटरी में भी प्रोड्यूस हो सकता है और बाहर भी प्रोड्यूस हो सकता है, अब्रॉड में भी प्रोड्यूस हो सकता है। प्रोडक्शन यूनिट उसके इकोनॉमिक टेरिटरी में भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, बट ही शुड बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर परफॉर्म्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इट। ठीक है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं, इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं जो फॉरेन नेशनल्स कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेन नेशनल कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल होंडा, पेप्सी, ये सब फॉरेन कंपनीज हैं। एंड मैंने बोला नॉन रेजिडेंट, सो दे आर द नॉन रेजिडेंट। या फिर इंडियन नेशनल कर रहे हैं, दैट मीन्स द रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री, फॉर एग्जांपल पतंजलि, टाटा, लेकिन हमारी खुद की टेरिटरी में कर रहे हैं। मतलब उसको फॉरेन नेशनल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट को या सर्विसेज को। ठीक है, और इंडियन नेशनल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होना चाहिए, हमारी टेरिटरी में प्रोड्यूस होना चाहिए। और टेरिटरी क्या होता है हम टॉपिक 1 के फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं, मतलब जो ऊपर अभी हमने पढ़ा फर्स्ट वर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी, उसमें पता लग गया। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज जो रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? रेजिडेंट, जिसको उस कंट्री में रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वो प्रोड्यूस कहाँ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ सकता। वो हमारी कंट्री में भी प्रोड्यूस हो सकता है, वो अब्रॉड में भी प्रोड्यूस होता है, उससे फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन सिर्फ रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इससे फर्क पड़ रहा है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रहा है, प्रोड्यूस कोई भी कर सकता है, फॉरेनर्स भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, रेजिडेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट क्या है? कोई भी प्रोड्यूस, ऐसा है कि सिर्फ रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सिर्फ रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और उससे फर्क नहीं पड़ रहा कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। डोमेस्टिक टेरिटरी में भी प्रोड्यूस हो सकता है, बाहर भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, जो मनी वैल्यू है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की उसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, जो मनी वैल्यू है नेशनल प्रोडक्ट की उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, एक बार मैं फटाफट ये रीड कर देती हूँ दैट domestic territory includes production activity of production units located in the economic territory irrespective of the fact whether carried out by the resident or non-resident, while the national product includes production activity of normal resident irrespective of the fact whether performed in the economic territory or outside it। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन नेशनल्स होंडा, पेप्सी एंड बाय इंडियन नेशनल्स पतंजलि, टाटा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और नेशनल प्रोडक्ट की बात करूं इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट नो मैटर प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। The money value of domestic product is termed as domestic income. The money value of national product is termed as national income. ठीक है, और अगर फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि जो फर्म है वो हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देती है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो पेमेंट फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दे रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को दे रही है, वो होती है फैक्टर इनकम। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम क्या होता है? देखो, फैक्टर इनकम प्रोडक्शन यूनिट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है तो फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है।
लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है उसमें प्रोडक्शन नहीं होती, कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं बन रहा, आप मुझे पॉकेट मनी दे रहे हो, वो ट्रांसफर इनकम में आ गया। ठीक है, मैं आपको गिफ्ट में दे दिया, मैंने इस बर्थडे है आपका, सगन दिया मैंने 2100 का, तो वो आपका ट्रांसफर इनकम आ गया। आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, वो आपका ट्रांसफर इनकम आ गया। आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, गवर्नमेंट कोई प्रोडक्शन तो नहीं कर रही ना, आप तो बस टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर इनकम हो गई। समझ गए? गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट आपको डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडीज दे रही है चीप प्राइसेस पे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपके लिए ट्रांसफर इनकम हो गया। क्लियर? लेट्स रीड दिस। फैक्टर इनकम, इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिल रही है। क्यों मिल रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम? क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी है फर्म को इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसलिए उनको वो इनकम मिल रही है, और उस इनकम को कहते हैं हम फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल में भी आता है और डोमेस्टिक इनकम में भी आता है, क्योंकि उसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो फैक्टर इनकम जनरेट नहीं होगी। इसलिए जो फैक्टर इनकम है वो नेशनल इनकम का भी पार्ट है और डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, ये अर्निंग कंसेप्ट है, क्योंकि फैक्टर इनकम है, पैसे कमा रहे हैं हम, लेबर पैसे कमा रही है, लैंड पैसे कमा रहा है, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पैसे अर्न कर रही है, कमा रही है, सो इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट। ठीक है, और ये फैक्टर इनकम किसको मिलती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज को। ठीक है, किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। और इसका नेचर क्या है? बायलैटरल इनकम। बायलैटरल का इनकम क्या है? सर्विस दो पैसे लो, सर्विस दो पैसे लो, काम करोगे तो फ्री में नहीं करोगे, उसके पैसे लोगे, तो आप बायलैटरल हो गया कि आप हमें गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो, बना रहे हो हमारे लिए गुड्स और सर्विसेज, और हम आपको पैसे दे रहे हैं। फर्म आपको पैसे तभी देगी जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन करोगे, अपनी सर्विसेज दोगे, तभी फर्म आपको पैसे देगी। दैट इज अ बायलैटरल कंसेप्ट। ठीक है, ट्रांसफर इनकम की बात करें, ट्रांसफर इनकम तब रिसीव होती है जब बिना प्रोडक्शन के आपको पैसे मिलते हैं। कोई भी आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे लेकिन आपको पैसे मिल रहे हैं, कितनी मजे की बात है ना, बिना काम करे पैसे मिलना। लेकिन वो आसान बात नहीं है, हर बार नहीं मिलते बिना काम करे पैसे मिलना। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, बिना प्रोडक्टिव सर्विस करे आपको ट्रांसफर इनकम मिल रहा है। ठीक है, अब बिना सर्विस करे कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रही है, तो ना वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा ना वो नेशनल इनकम में आएगा। ठीक है, इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, फ्री का मिल रहा है, रिसिप्ट कंसेप्ट है, रिसीव कर रहे हो सिर्फ, इसके बदले कुछ कर नहीं रहे हो, दे नहीं रहे हो आप सर्विसेज। ठीक है, समझ आया? इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। किसको मिलती है भाई ट्रांसफर इनकम? फर्म को नहीं मिलती, फर्म को काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, ये जो मिलती है सिर्फ हाउस होल्ड को मिलती है और गवर्नमेंट को मिलती है। हाउस होल्ड को कैसे मिल सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको, यू आर, इट इज योर बर्थडे, आप बहुत सारे लोग सगन दे गए, फ्री के पैसे आ गए, पॉकेट मनी मम्मी पापा आपको दे रहे हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप मिल गई, मेहनत से मिली है स्कॉलरशिप, लेकिन कोई प्रोडक्शन थोड़ी करी, वो तो आपकी खुद की मेहनत है। ठीक है, समझ गए? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी एक्सेट्रा, इट कम्स अंडर ट्रांसफर इनकम। और गवर्नमेंट को कैसे मिलती है ट्रांसफर इनकम? गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हो ना, इनकम टैक्स दे रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, आप उस पर भी टैक्स दे रहे हो, उसमें गवर्नमेंट प्रोडक्शन थोड़ी कर रही है, आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। गवर्नमेंट प्रोडक्शन नहीं कर रही, प्रोडक्शन कोई और कर रहा है, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, तो गवर्नमेंट को तो फ्री का मिल गया, राइट? हम वैसे कह रहे हैं इसे ट्रांसफर इनकम। क्लियर? नेक्स्ट इज यूनिलैटरल कंसेप्ट। यूनिलैटरल कंसेप्ट कि इसमें एक सिंगल ट्रांजैक्शन हो रही है, दोनों साइड से ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, आप सर्विसेज नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको पैसे मिल रहे हैं, सिंगल साइड से ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, दैट इज यूनिलैटरल कंसेप्ट। क्लियर? लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू। Meaning, income received by factor of production for rendering factor services in the production process. Transfer income, income received without rendering any productive services in return. Nature, included in both national and domestic income. Transfer income, neither included in national income nor in domestic income. ठीक है, concept, earning concept, transfer, receipt concept. Recipient, received by factor of production, land, labor, capital and enterprise, while the transfer income is generally received by household and government. Example of factor income is rent, wages, interest and profit. An example of this transfer income is scholarship, old age pension, pocket money, etc. Type, it is a bilateral income transfer,
Factor of income. Factor income is the bilateral income and transfer income is the unilateral concept. I hope this much is clear to you. अब ये point ध्यान से सुनो, जो factor income है, factor income और factor payment दोनों same चीजें हैं. They are the two sides of the same coin. एक ही coin की दोनों side है. Factor income, factor payment. Firm pay कर रही है ना, firm is doing the payment. Factor payment, firm is making the payment. So from the viewpoint of firm, अगर firm के point of view से देखे तो जो firm payment कर रही है वो factor payment है, ठीक है. और वो income है हाउस होल्ड के लिए इनकम है क्योंकि हाउस होल्ड उसे रिसीव कर रही है. सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हाउस होल्ड इट इज एन इनकम. फर्म की साइड से वो पेमेंट है, हाउस होल्ड की साइड से इनकम है. दोनों फैक्टर्स को मिल रही है क्योंकि वो लोग अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं. सो दैट इज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट. दैट मीन्स दे बोथ आर सेम. सो दैट इज व्हाई वी से दैट दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ये क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. कमेंट तो आप यही लिखोगे दैट इट इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो इनकम हो गई, वेयर एज अगर फर्म की साइड से देखे तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है तो इट इज द फैक्टर payment. Okay, while it is a factor payment from the viewpoint of the producers of the goods and services. ठीक है. नेक्स्ट आता है टैक्सेस. टैक्सेस जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो किसका पार्ट है, फैक्टर पेमेंट का या ट्रांसफर इनकम का. ट्रांसफर इनकम का पार्ट है क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्शन सर्विसेज नहीं हो रही है, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं हो रही है. गवर्नमेंट कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रही है, प्रोडक्शन कोई और कर रहा है, टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो इट इज अ ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट. लेकिन गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है, डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें दे रही है सो दैट वो पीपल कैन ऑल्सो अफोर्ड इट. तो वो आपके लिए ट्रांसफर इनकम हो गई. गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, ट्रांसफर पेमेंट अपनी साइड से पे कर रही है, तो गवर्नमेंट के लिए वो ट्रांसफर पेमेंट हो गई, ठीक है. और आपके लिए वो ट्रांसफर इनकम होगी. फर्स्ट थिंग मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी. एक होता है इनकम और दूसरी चीज होती है पेमेंट. इनकम तब होती है जब किसी को रिसीव होता है. इनकम जो है वो रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है. इनकम हमेशा रिसीव होती है. पेमेंट आप हमेशा पे करते हो, पेमेंट आप हमेशा पे करते हो. सो व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर पेइंग then you are doing a payment, but when you are receiving it then it is an income for you. जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बताया था, फर्म पे कर रही है तो फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट होगी, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से रिसीव कर रहे हैं उनके लिए वो फैक्टर इनकम हो गया. ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग ट्रांसफर रिसिप्ट. बहुत इजी है ये, ठीक है. ट्रांसफर रिसिप्ट, रिसीव हो रहा है, you're not paying, you're receiving it. तो ट्रांसफर रिसिप्ट की बात हो रही है. और दो तरीके, एक ट्रांसफर पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज आपको, और ट्रांसफर रिसिप्ट जो आप रिसीव कर रहे हो. और आप दो तरीके से रिसीव कर सकते हो. दो टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफर रिसिप्ट. वन इज करंट ट्रांसफर एंड अदर वन इज कैपिटल ट्रांसफर. कैपिटल यू नो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब कैपिटल में आता है, ठीक है. करंट ट्रांसफर क्या होता है, जो आप अपनी इनकम से पे कर रहे हो, विच आर मेड आउट ऑफ इनकम. कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है, एक तो ट्रांसफर है ना, तो आप गिफ्ट की फॉर्म में दे सकते हो, कोई बिना प्रोडक्शन सर्विसेज हुए आप उसे पे कर रहे हो, तो वो आपकी वेल्थ में से जाती है, इनकम में से नहीं जाती. कैपिटल ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर. जितनी वेल्थ है पेयर की वो अपनी वेल्थ में से गिफ्ट कर रहा है, वो उसके लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहा, ठीक है. करंट ट्रांसफर जो होता है वो रेगुलर होता है नेचर में. जैसे पेंशन आपको मिल रही है, रेगुलर मिलेगी, पॉकेट मनी भी आपको रेगुलर मिलती है. लेकिन जो कैपिटल ट्रांसफर है वो इरेगुलर होता है नेचर में. मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, उस पर आपको ग्रांट मिला, कोई प्रोडक्शन तो नहीं करी थी, ठीक है. कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल आपने गेन किया उसका टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट के लिए हो गया कैपिटल ट्रांसफर. वॉर डैमेजेस पे जो खर्चा हुआ वो हो गया कैपिटल ट्रांसफर. समझ गए? मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस. जो करंट ट्रांसफर है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए है, जो कैपिटल ट्रांसफर है वो कैपिटल बनाने के लिए है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है. करंट ट्रांसफर की बात करें तो वो ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ये सब आता है. और कैपिटल ट्रांसफर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट, ग्रांट, गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस एक्सेट्रा. सो लेट मी जस्ट रीड दिस फॉर यू. ट्रांसफर रिसिप्ट, करंट ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर. करंट ट्रांसफर
are made out of income, while capital transfer are made out of the wealth of the pair. Current transfer are regular in nature, while capital transfer is irregular in nature. Current transfer are meant for consumption purpose, while the capital transfer are meant for the formation of the capital. Example of current transfer is old age pension, scholarship, pocket money, etc. And example of capital transfer is investment grant, capital gain tax, war, and damages. I hope this much is clear to you. Okay, so the next topic बहुत easy है, बहुत ज़्यादा easy है, और वो है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग हो, आप में से कोई एक बिस्किट बनाता है, ठीक है. बिस्किट किस लिए बनाया? सेल करने के लिए, बेचने के लिए, सो दैट हाउस होल्ड उसे कंज्यूम करे. तो जो आपका बिस्किट है वो होगा आपका फाइनल गुड. लेकिन बिस्किट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें आटा चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें घी चाहिए एंड सो ऑन. जो भी जैसे भी बिस्किट बनता है आई डोंट नो, लेकिन हमें ये सारी चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आटा, घी, शुगर एंड सो ऑन. तो ये हो गया intermediate goods. They are the raw materials. The goods which are used to make another final good, another good for the consumption purpose, that is the intermediate good. Final good जो ready to use है, consumer को बेचा और consumer ने use कर लिया, it is ready to use. Okay, so final goods are those goods जिसकी consumption कर रहे हो, या तो आप उसको या investment कर रहे हो, या अगर आप किसी पे investment कर रहे हो, for example आपने गाड़ी खरीद ली, investment हो गई ना, तो वो आपके लिए final good है. अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली वो भी आपके लिए फाइनल गुड है, ठीक है. आपने बिस्किट खरीदा है खाने के लिए, चॉकलेट खरीदी है खाने के लिए, वो भी फाइनल गुड है. सो फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं. और अगर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो वो गुड्स है जो या तो रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैंने बिस्किट्स खरीदे हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए नहीं, बेचने के लिए खरीदे, तो वो शॉपकीपर के लिए इंटरमीडिएट गुड है, फाइनल गुड नहीं. हाँ, जिसको मैं बेचूंगी उसके लिए फाइनल गुड है, ठीक है. या फिर मैंने कोई एक चीज खरीदी और उसकी मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैंने चीनी खरीदा, मैंने आटा खरीदा, घी खरीदा बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है, बिस्किट बनाने के लिए. सो दीज चीनी, आटा एंड घी आर इंटरमीडिएट गुड्स फॉर मी. लेकिन अगर मैंने वो चीनी, बिस्किट उसी साल नहीं बनाया तो ये तीनों चीजें ऑब्वियसली खराब हो जाएंगी. लेकिन अगर ड्यूरेबल गुड्स की बात करें, जैसे मैंने कोल लिया फॉर एग्जांपल, कोल से मैं फर्दर प्रोडक्शन कर रही हूँ, फैक्ट्री में काम करती हूँ, मुझे आग लगानी पड़ती है चीजें बनाने के लिए, और उसके लिए मुझे कोल चाहिए. 2021 में मैंने कोल खरीदा, ठीक है, और 10 किलो कोल खरीदा. 10 किलो कोल में से मैं सिर्फ 7 किलो यूज किया मैंने उस साल, और वो 3 किलो कोल मेरा बच गया जो मैं नेक्स्ट ईयर यूज करूंगी. तो वो जो 3 किलो कोल बच गया वो मेरे लिए फाइनल गुड हो गया 2021 का, और जो 7 किलो था वो तो इंटरमीडिएट रहेगा. जो बच गया अगर वो मैंने सेम ईयर नहीं यूज किया, कोई भी इंटरमीडिएट गुड अगर मैं सेम ईयर में यूज नहीं कर रही, वो मेरा फाइनल गुड में चेंज हो जाता है सेम ईयर के, ठीक है. नेचर फाइनल गुड है, नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में आएगा. इंटरमीडिएट गुड ना नेशनल इनकम में आता है ना डोमेस्टिक इनकम में आता है. क्यों, मैं बताती हूँ. जैसे घी है, आटा है और चीनी है, उसका मैंने बिस्किट बनाया, तो बिस्किट की जो पूरी वैल्यू है, घी डाल के, आटा डाल के, चीनी डाल के, वो मैं ऑलरेडी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डाल रही हूँ. लेकिन अगर मैं घी के अलग से डालूं वैल्यू, आटे की अलग से डालूं, चीनी की अलग से डालूं, बिस्किट की अलग से डालूं, तो क्या होगा, यहाँ पे तो मैं घी, चीनी और आटे को 2 बार काउंट करने लग गई, क्योंकि वो मैं बिस्किट में ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूँ. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी डबल काउंटिंग की, और मुझे डबल काउंटिंग नहीं करनी, ठीक है. तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स जो है ना वो डोमेस्टिक इनकम में आता है ना वो नेशनल इनकम में आता है, ठीक है. फाइनल गुड्स हैं, दे आर रेडी टू यूज. फाइनल गुड्स आर रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर, सो नो वैल्यू हैज टू बी एडेड. लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो रेडी टू यूज नहीं है, उसको अभी हमने चेंज करना है, तो ठीक है. सो ये वैल्यू लिखा है VALUE, तो उसमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी. इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है. चीनी डाला मैंने, चीनी में आटे की वैल्यू ऐड करी, फिर आटे की वैल्यू में मैंने घी की वैल्यू ऐड करी, तभी जाके तो मेरा बिस्किट बना.
तो इंटरमीडिएट गुड्स में हमें वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। जो फाइनल गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है, उसकी प्रोडक्शन हो चुकी है तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर क्या करेगा, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है क्योंकि अभी प्रोडक्शन चल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है फाइनल गुड के, मिल्क जो हाउस होल्ड ने परचेज किया यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, लेकिन अगर वही मिल्क किसी स्वीट सेलर ने परचेज किया है स्वीट्स बनाने के लिए, मिठाइयां बनाने के लिए, तो वही मिल्क जो हाउस होल्ड के लिए फाइनल गुड है वो स्वीट सेलर के लिए इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी फाइनल गुड में आती है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सो मिल्क यूज इन द डेयरी शॉप फॉर रीसेल इज intermediate coal. Coal used in the factory for further production is intermediate coal. Clear? Okay, एक बार मैं फटाफट रीड कर रही हूँ. Final good. Final goods are those goods which are either used for consumption or investment. Intermediate goods are those goods which are referred to which are referred to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. Nature final good is included in both national income and domestic income, while the intermediate goods are the value of intermediate goods are not included in the national income or nor in domestic income. ठीक है, value addition, they are final goods are ready to use by the final consumer, so no value has to be added in the final goods. Intermediate good, they are not ready for use, some value has to be added in the intermediate goods. Production boundary, they cross the production boundary. Final goods cross the production boundary. Intermediate goods, they are still in the production boundary. Example, milk purchased by the household for consumption, car purchase for an investment. Milk used in dairy shops for resale and coal used in factory for further production are the example of intermediate goods. Okay? तो ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट के कुछ और पॉइंट्स है जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल गुड्स जो है दे आर नीदर रीसोल्ड, फिर से नहीं बेचे जाते फाइनल गुड्स। ठीक है ना, उसको फर्दर ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी और गुड में, क्योंकि फाइनल गुड्स आर रेडी टू यूज। ठीक है, गुड्स जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है अपनी कंजम्पशन के लिए वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, गुड्स जो फर्म परचेज कर रही है अपनी कैपिटल बनाने के लिए, जैसे मशीनरी खरीद ली, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, वो फाइनल गुड है। ठीक है, तो जब एक हाउस होल्ड फाइनल गुड पे खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कंजम्पशन के लिए, तो उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन जब एक फर्म अपनी कैपिटल बनाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए खर्चा कर रही है तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये क्या हो गया, ये इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, लेट मी जस्ट मेक इट फॉर यू, ये इज इक्वल टू का साइन है। अब वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, एक्सपेंडिचर क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जब आप ऐड करोगे दैट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, समझ आया, मतलब जो फर्म ने कंजम्पशन पे खर्चा किया है और जो जो हाउस होल्ड ने कंजम्पशन पे खर्चा किया और जो फर्म ने कैपिटल बनाने में खर्चा किया, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब आप उन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आता है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ठीक है, so let me just read this for you. Final goods are neither resold nor used for any further transformation in the production process. It includes goods purchased by the household consumer as they are meant for final consumption. Okay, goods purchased by firm for capital formation nor investment. Example, machinery. Expenditure on final goods by household is consumption expenditure. Expenditure on final goods by firm and producer is investment expenditure. Expenditure on final goods is equal to consumption expenditure plus investment expenditure. Okay, next and now let's see the points for intermediate goods. It includes goods purchased for resale. तो जो भी गुड्स हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, अगर हमने कोई गुड खरीदा है उसको फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए या किसी और चीज में उसकी वैल्यू को ऐड करने के लिए या फाइनल गुड बनाने के लिए, तो वो सारे गुड्स भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। सो गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर कंसिडर्ड एज रॉ मटेरियल, गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर कंसिडर्ड एज स्टॉक। तो जो भी कोई गुड रीसेल पर्पस के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है हम उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। दे आर जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, अब
रॉ मटेरियल या फिर गुड्स जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो एक प्रोडक्शन यूनिट खरीदती है दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बिस्किट मेकर, बिस्किट के लिए मुझे क्या चाहिए, घी, आटा एंड शुगर। ये मैंने कहाँ से खरीदा, जहां से शुगर बन रही है, जहां पे आटा बन रहा है, जहां पे घी बन रहा है। सो आई हैव बॉट इट फ्रॉम वन प्रोडक्शन यूनिट एंड आई ऑल्सो हैव अ प्रोडक्शन यूनिट फॉर बिस्किट। तो एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से रॉ मटेरियल खरीदे, गुड्स खरीदे और उसको आगे फर्दर प्रोड्यूस किया। So they are generally purchased by one production unit from another production unit for resale purpose or for further production. Okay, intermediate good remain within the production boundary. अब जो intermediate good है उसको क्या करना है, या तो आगे रीसेल करना है या फिर आगे दूसरे प्रोडक्ट में उसको एड ऑन करके दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, फाइनल प्रोडक्ट यूज करना है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है, क्योंकि अभी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है हम प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेंगे। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं, ठीक है। हाउएवर, जितना भी परचेजेस एक प्रोडक्शन यूनिट कर रही है दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से, वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता, ठीक है। अभी मैंने बताया जब एक रॉ मटेरियल है, एक प्रोडक्शन यूनिट बना रही है और दूसरी प्रोडक्शन यूनिट खरीद रही है आगे उसको दूसरे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। एट टाइम्स एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से फाइनल गुड्स भी खरीदती है, दैट इज जो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद ले। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बिस्किट मेकर और मुझे मशीन चाहिए बिस्किट बनाने की। तो मैं अगर मशीन खरीद रही हूँ तो मैं उसे रीसेल पर्पज के लिए नहीं खरीद रही हूँ, वो मेरा क्या होगा, फाइनल गुड, क्योंकि मैंने उसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी है। और एक प्रोडक्शन यूनिट से खरीदी है, जो मशीन है एक प्रोडक्शन यूनिट से खरीदी और मेरी भी प्रोडक्शन यूनिट है बिस्किट बनाने की, राइट। सो एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से जब मशीन खरीदी है फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, दैट कम्स अंडर फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड। इसलिए बोला जाता है जितनी भी परचेजेस एक प्रोडक्शन यूनिट से कर रहे हैं दूसरी प्रोडक्शन यूनिट एक प्रोडक्शन यूनिट से कर रही है, ठीक है, वो हर बार इंटरमीडिएट गुड नहीं होगी, वो फाइनल गुड भी हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी नॉट फॉर रीसेल, ओके, इज फाइनल गुड एज दे आर परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स हैव अ डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि जो उनकी डिमांड है वो फाइनल गुड से ही राइज होती है। अगर फाइनल गुड की डिमांड ज्यादा है, बिस्किट की डिमांड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जिन सब रॉ मटेरियल से बिस्किट बनता है तो उसकी भी डिमांड ज्यादा होगी। तो जब फाइनल गुड की डिमांड ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल की डिमांड ज्यादा हो जाती है, और उस चीज को कहते हैं हम डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। दे आर नॉट रेडी टू यूज, इंटरमीडिएट गुड हमेशा रेडी टू यूज नहीं होते, ठीक है। उसमें कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, जैसे मेरे को व्हीट में, मेरे को घी में, मुझे शुगर में वैल्यू ऐड करी है एक दूसरे की, व्हीट में घी की करी घी और व्हीट में शुगर की वैल्यू ऐड करी टू मेक द बिस्किट, ठीक है। तो हमेशा इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू ऐड करने की जरूरत होती है टू मेक इट रेडी टू यूज, टू मेक इट अ फाइनल गुड। हमें इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड करने की जरूरत होती है, ठीक है। अगर मैं ड्यूरेबल गुड्स की बात करूं, कौन से ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, इजीली खराब नहीं होते, वन कंजम्पशन में खत्म नहीं होते, दोज आर ड्यूरेबल गुड्स। ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ये अगर गवर्नमेंट परचेज कर रही है, क्यों परचेज कर रही है, फॉर मिलिट्री पर्पस, तो इसे इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा, बिकॉज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज विच इज नॉट फॉर मार्केट सेल। डिफेंस सर्विसेज कभी मार्केट सेल के लिए नहीं होती। तो कोई भी ट्रक, ठीक है, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी व्हीकल, ये ड्यूरेबल गुड्स में आती है। अगर गवर्नमेंट खरीद रही है फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस तो ये इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, ये मार्केट सेल के लिए नहीं खरीदे गए हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। अब जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू है उसे फाइनल गुड से मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड और वैल्यू ऑफ फाइनल गुड दे आर एडेड टुगेदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने बिस्किट बनाया, ठीक है, उसमें व्हीट की वैल्यू ऐड होगी, उसमें शुगर की वैल्यू ऐड होगी, उसमें घी की वैल्यू ऐड होगी और तब जाके वो बिस्किट बनेगा, राइट। अगर मैं बिस्किट की भी वैल्यू ऐड कर दूं, व्हीट की भी अलग से कर दूं, उसकी घी की भी अलग से कर दूं, शुगर की भी अलग से कर दूं, तो वो हो जाएगी डबल काउंटिंग और हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी है। फॉर इंस्टेंस, suppose a miller buy wheat worth rupees 700 and converts it into biscuit worth rupees 1000. Now value of biscuit includes the value of wheat. So जो value है biscuit की
वो वीट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड कर रही है। अगर मैंने बिस्किट बनाने के लिए वीट यूज किया है, शुगर यूज किया है, घी यूज किया है, तो जो बिस्किट की वैल्यू है उसमें इन तीनों की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। तो फाइनल गुड में हमेशा इंटरमीडिएट की वैल्यू एडेड होती है। ठीक है, जब मैं नेशनल इनकम में दोनों चीजें डालती हूँ तो मैं फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड नहीं डालूंगी, क्योंकि फाइनल गुड में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 700 की वीट ली और 300 रुपए की और वैल्यू ऐड करके उसको बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें ऑलरेडी जो 700 है वो तो वीट है ही ना, तो ऑलरेडी वीट की वैल्यू एडेड है। अगर मैं अलग से वीट की वैल्यू ऐड करूं, फिर अलग से घी की वैल्यू ऐड करूं, अलग से शुगर की वैल्यू ऐड करूं, फिर अलग से बिस्किट की पूरी वैल्यू ऐड करूं, तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। तो मुझे डबल काउंटिंग नहीं करनी, बिकॉज फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। सो लेट मी जस्ट रीड दिस फॉर यू. Intermediate goods includes goods for resale and goods used for further production. They are generally purchased from one production unit to another production unit. Intermediate goods remain within the production boundary. However, all the purchases done by one production unit from the other production unit are not intermediate good. For example, purchases of machinery which is not for resale is the final good as they are purchased for the investment purpose. Okay, intermediate goods have derived demand as their demand depends upon the demand of the final good. Okay, they are not ready to use. Some value has to be added to the intermediate goods to make it ready to use. Okay, durable goods like trucks, aircraft, vehicles, they are purchased by the government for military purposes. Intermediate good as they are used to produce defense services, they are not for market sale. So that is why they are the intermediate goods. Okay, value of intermediate good is merged with the value of final good. For instance, suppose a miller buy wheat worth rupees 700 and converts it into biscuit worth rupees 1000. Now value of biscuit, that is final goods, includes the value of wheat, which is an intermediate good. I hope this much is clear to you. All right, moving towards the next, that is the production boundary. Okay, now production boundary is very easy. You need to understand it very carefully as well. ठीक है, जो प्रोडक्शन बाउंड्री है वो क्या है? एक लाइन जो प्रोडक्टिव सेक्टर के आसपास होती है. फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लू लाइन इज द प्रोडक्शन बाउंड्री. ठीक है, जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर के आसपास लाइन होती है उसे हम प्रोडक्शन बाउंड्री बोलते हैं. जब तक गुड्स इस लाइन के अंदर रहेगा, ठीक है, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा. जैसे ही गुड इस लाइन के बाहर आ गया, ठीक है, तब वो फाइनल गुड कहलाएगा. ठीक है, एज लॉन्ग एज गुड रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट गुड, एंड व्हेन एज सून एज व्हेन गुड्स कम्स आउट ऑफ द बाउंड्री दैट इज कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड. फॉर एग्जाम्पल, अब इस प्रोडक्शन बाउंड्री में देखो, एक कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है विच इज वर्थ रुपीज 2000. Okay, A is producing cotton which is worth rupees 2000. A ने कॉटन प्रोड्यूस करी 2000 रुपए की और उसे B को बेच दिया. ओके, B ने क्या किया? उस कॉटन की थ्रेड प्रोड्यूस करी वर्थ रुपीज 3000. ठीक है, 3000 की करी एंड सेल्स इट टू C, एंड दिस 3000 ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द कॉटन. तो हम इस 3000 में अलग से 2000 नहीं ऐड करेंगे. 3000 में ऑलरेडी ये 2000 इंक्लूडेड है क्योंकि कॉटन से ही थ्रेड बनी है. एंड देन C प्रोड्यूसेस क्लॉथ. C ने क्या किया? उसका क्लॉथ बनाया जो 4500 का बना, जो 4500 का बना और वो कंज्यूमर को बेच दिया. ठीक है, फाइनल गुड की फॉर्म में, फाइनल गुड की फॉर्म में. अब क्लॉथ क्या हो गया? वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गए क्योंकि अब वो फाइनल सेलर को दे दिया, कंज्यूमर को दे दिया, एंड इट इज आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री. एंड व्हेन एनी गुड इज आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री तो वो फाइनल गुड कहलाता है. एंड व्हेन द गुड इज इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री तो वो इंटरमीडिएट गुड होता है. यहाँ पे कॉटन भी इंटरमीडिएट गुड है, थ्रेड भी इंटरमीडिएट गुड है, क्लॉथ भी इंटरमीडिएट गुड जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर था. जैसे ही कंज्यूमर को बेच दिया, इट कम्स आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड इट बिकम्स द फाइनल गुड. ठीक है, अब ये जो 4500 रुपीज है, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ थ्रेड, इट इंक्लूड्स द वैल्यू, ओके, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ थ्रेड. ओके, एंड थ्रेड ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ कॉटन. क्लियर? थ्रेड में कॉटन की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है. ठीक है, और क्लॉथ में थ्रेड की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है. तो ऑटोमेटिकली आई कैन से 4500 में ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी एडेड है. वो जो 3000 इसमें एडेड है उसमें दोनों वैल्यू है. क्लियर? आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. Let me just read these points for you. The production boundary is the line around the productive sector.
As long as the good remains within the production boundary, they are intermediate goods, and when a good comes out of this boundary, it becomes final good. Okay, moving towards this, let me just read the conclusion for you. All right, and conclusion says that it must be noted that the distinction must be made on the basis of the end use. जब आप फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस ढूंढ रहे हो या देख रहे हो कि कौन सा फाइनल गुड है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड है, तो आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि उसका एंड यूज क्या है. अगर एंड यूज इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है तो वो फाइनल गुड है. अगर एंड यूज कंजम्पशन पर्पस के लिए है तो वो फाइनल गुड है. ठीक है, अगर एंड यूज रीसेल पर्पस के लिए है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए है इन द सेम ईयर, अगले साल नहीं, इन द सेम ईयर, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है. ठीक है, जो फाइनल गुड्स है वो ही नेशनल इनकम में ऐड होंगे. ठीक है, अगर फाइनल गुड्स जो है वो नेशनल इनकम में ऐड होंगे क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एडेड है. एज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स. और अगर हम उससे फिर से ऐड कर देंगे, इंटरमीडिएट की वैल्यू अलग से ऐड कर देंगे, फाइनल गुड की अलग से वैल्यू ऐड कर देंगे, तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग. और डबल काउंटिंग हमें नहीं करनी, इसलिए हम बोलते हैं नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड की वैल्यू ऐड होती है, इंटरमीडिएट की नहीं ऐड होती. तो इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी यूज्ड विद इन द सेम ईयर. जो भी रॉ मटेरियल है आपको सेम ईयर में यूज करना है या सेम ईयर में उसको बेचना है. अगर आप सेम ईयर में यूज नहीं करोगे, इट विल बिकम द फाइनल गुड that particular year. Okay, if they are remaining for more than 1 year, they are treated as final good. Example बहुत ध्यान से देखो, एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने 10 टन का खोल खरीदा था 2021 में ग्लासेस बनाने के लिए, और उसने 10 टन में से सिर्फ 7 टन कोल यूज किया. ठीक है, 2021 में. अब 3 टन बच गया. ठीक है, तो जो 7 टन कोल है जो वो यूज कर चुका है, इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड. और जो रिमेनिंग 3 टन है जिसने अभी यूज नहीं किए वो अगले साल यूज होंगे 2022 में, इट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. ऑब्वियसली 7 के जो ये 7 टन वाला है ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा, ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि इट इज एन इंटरमीडिएट गुड. इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड में हम ऐड कर चुके हैं. लेकिन ये जो 3 टन है, ठीक है, ये जो 3 टन बचा है ये नेशनल इनकम में आएगा बिकॉज नाउ इट इज ट्रीटेड as the final good because it is not used up in the same year and it will be treated as the final good of 2021. All right, so let me just read this for you. The conclusion: it must be noted that the distinction must be made on the basis of the end use. If the end use of the good is consumption or investment, then it is the final good. If end use is resale or further production in the same year, it is the intermediate good, and only final goods are included in the national income as the value of intermediate goods are already included in the final goods. If the value is added again, it will lead to double counting. Intermediate goods should be used within the same year. If it is not used in the same year, then they are treated as the final good. Suppose XYZ Limited purchases 10 tons of coal in 2021 for making glasses and only 7 ton coal was used up in 2021. Now 7 tons coal will be taken as an intermediate good and remaining 3 tons coal will be treated as final good. And the 3 tons of coal will be included in the national income of 2021 because now it is treated as the final good of 2021. ओके यहाँ पे आपका पार्ट 1 इस चैप्टर का खत्म हो गया. आई विल बी अपलोडिंग पार्ट 2 एज वेल. ऑल राइट, एंड इससे पहले वाला चैप्टर था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन रिवीजन का, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है. अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आप लोगों को मुझे रिपीट करना है, नोट्स देने हैं, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. एंड do not forget to join my link, telegram का लिंक, facebook का लिंक, instagram का लिंक, तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. सारे नोट्स इन तीनों लिंक्स पे शेयर किए जाएंगे. यू कैन ज्वाइन दैट. कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक यू वांट मी टू एक्सप्लेन फर्स्ट, नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए एंड आई विल बी responding to it. All right, all the very best for your upcoming boards exam and do not forget to ring the bell icon for all the upcoming revision videos. Bye bye everyone. Thank you.